आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एक बच्चा प्लस टू करता है या ग्रेजुएशन करता है। पेरेंट्स एक प्लान करते हैं कि उसके वीज़ा को मैं कैसे करूं। कईयों का तो डिसाइड होता है कि इस कंट्री के अंदर ही बच्चे को जाना है, पर कई बार वो कंट्री तो डिसाइड होता है पर उसके लिए प्लानिंग तैयार नहीं होती। कई बार फाइनेंशियल भी उसमें तैयारी करनी होती है, उसमें इनकम को लेके भी रेडी करना होता है कि इसको, अगर बड़े कंट्रीज की बात कर रहे हो आप, फंड इनकम, अगर गैप नहीं पड़ने देना बच्चे का, उस पर हम कैसे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पूरी एप्लीकेशन को करने के लिए। इस सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको शायद एक आपका पूरा एक क्लियर होगा कि मेरे को बच्चे की एप्लीकेशन शुरुआत कैसे करनी है और कब से इस पे काम शुरू करना चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो अपने किसी दोस्त से शेयर भी कर लेना उसको, इसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है कि इसको है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा प्लस टू कर रहा है, किसी का बच्चा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। आपको वैसे तो 2-3 साल पहले से स्टार्ट करना होता है एक एप्लीकेशन को। कम से कम पेरेंट्स ITR रखें और बच्चे के परसेंटेज पे काम करें और बच्चे के अच्छे सब्जेक्टों पे काम करें। ये 2-3 चीज़ों पे काम शुरुआत में ही करना होता है। यानी कि बच्चा जब 9th-10th में तब से शुरू कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है। ITR को मेंटेन करें। लास्ट की 3 ईयर की ITR लगती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। पेरेंट्स की इनकम 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। 12 से लेकर 15 लाख रुपए तो ज़्यादा अच्छी बात है। कम से कम 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस होनी चाहिए कहीं की भी एप्लीकेशन कर रहे हो आप। अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं है तो वीज़ा नहीं आता। आपको ITR मेंटेन रखनी है। ITR कई बार हम CA पे अपने छोड़ देते हैं कि तुम अपने आप भर दो, अकाउंटेंट पे छोड़ देते हैं। उसको यार बढ़िया तरीके से बनाना है और आपने वो आपके काम के साथ अलाइन होनी चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है, जब आपको लगता है कि मेरे बच्चे का लास्ट सेमेस्टर रह गया, अब ये इसके बाद बच्चा IELTS या PT का पेपर देगा, उस टाइम आपको एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए 4-6 महीने पहले। उसका मतलब क्या है इसका, कई बार हमारी ट्रांजैक्शन सही नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए बात करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए बात करते हैं, आयरलैंड के लिए बात करते हैं। 3 स्पेशल कंट्री की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में कनाडा की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा भी एक मुश्किल कंट्री हो चुका, इतना आसान नहीं रहा भी। कनाडा का वीज़ा बड़ी आसानी से मिलेगा ही मिलेगा। हमने अपने ट्रांजैक्शन जो पेरेंट की, जब बच्चे की एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर जानी है, उससे 4-5 महीने पहले से ट्रांजैक्शन सही रखनी है हमने पूरी। अपनी ITR के साथ उसको मैच करना है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे के परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वीज़ा में आसानी होगी। अगर बच्चा नॉन मेडिकल या मेडिकल का फील्ड का स्टूडेंट है तो उसके लिए ईजी होगा फ्यूचर में सेटलमेंट की तरफ जाना। कोई भी पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजता, उनका मकसद होता है कि बच्चे को सेटल करना। तो सेटलमेंट की तरफ जाने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम बड़ी ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आपको प्रोग्राम ही आपने अच्छा नहीं लिया और फिर आप क्या करोगे कि एक प्रोग्राम खत्म होगा, दूसरा प्रोग्राम ले रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम खत्म होगा, तीसरा स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी PhD तक आपकी स्टडी चल रही है या कोई PR का आता पता नहीं कहाँ जा रही है। सपना इस तरीके से देखना है कि फ्यूचर में मेरी सेटलमेंट कैसी होगी, उस कंट्री के अंदर इसकी डिमांड कैसे है इस प्रोग्राम की। इस हिसाब से एप्लीकेशन को करेंगे तो हमारी सेटलमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। स्टूडेंट का क्या रोल होता है, अब इसके ऊपर बात करेंगे। पेरेंट्स का मैंने रोल आपको बताया भी, ITR, इनकम, फंड, ये चीज़ें सेट करो, उस कंट्री के हिसाब से फंड को भी सही करो अपने जैसे हो सकता है। अब स्टूडेंट का रोल क्या होता है, कई बार बच्चा ग्रेजुएट होता है, एप्लीकेशन करने लगता है, कई बार फंड नहीं होते पेरेंट्स के पास, लोन लेना होता है उन्होंने, कई बार फैमिली की इनकम में दिक्कत होती है, कई बार बच्चे की परसेंटेज में दिक्कत होती है, कई बार बच्चे के PT या IELTS का स्कोर आने में टाइम लग जाता है। उसको क्या करना है, स्टूडेंट को अकाउंट के अंदर सैलरी डलवानी है कहीं ना कहीं से, चाहे पैसे देकर डलवा रहे हो, कैसे भी करके डल रहे हो, आप जॉब शुरू करो। उससे 2 बेनिफिट होंगे आपको। एक तो जाके वहां पे आपको जॉब जल्दी मिलेगी जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपना जॉब का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो। बाजार के अंदर एक जॉब करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये घर में बैठ के नहीं पता लगता कि जो जॉब दे रहा है एम्प्लॉयर, उसकी क्या क्या चीज़ों की डिमांड है और वो मतलब कैसे मैं बाजार में टिकना है मेरे को, ये चीज़ें समझ आती है। फ्यूचर में आपका रिज्यूम स्ट्रांग होता है। जो अकाउंट में सैलरी आती है तो ये हमारा गैप नहीं पड़ने देती। कई बार क्या होता है, बैंक से लोन ही नहीं मिल रहा जी मेरे को, कई बार ये पोजीशन होती है IELTS या PT का स्कोर ही नहीं आ रहा। हमने ये नहीं सोचना कि मैं लेटेस्ट पास आउट हूं और मेरा कोई गैप नहीं है। यही चीज़ प्लस 2 वाले स्टूडेंट के लिए। अगर बच्चा प्लस 2 करके हटा है और कहीं भी इनकम को लेकर दिक्कत आ रही है फैमिली की, यानी कि फंड होने ही नहीं एकदम, या क्या होता है कि बच्चे के स्कोर ही नहीं आने एकदम IELTS या PT के अंदर, तो उस बच्चे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेनी है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट के साथ। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन करनी है। अब इसके बाद एक चीज़ सबसे बड़ी हो जाती है, कंसल्टेंट का रोल बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। हमने कंसल्टेंट से जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उससे एक पूरा प्लान समझना है कि यार मेरा खर्चा क्या क्या होगा, भाई मेरे को लिख के दे पहले दिन ही। कहीं मेरे से कल को फंड के पैसे मांगने लग जाएगा, मेरे से किसी और चीज़ के पैसे मांगने लग जाएगा, गैप के नाम पे पैसे मांगने लग जाएगा। चीज़ें समझनी है हमने
कि क्या मेरा कंसल्टेंट मेरा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। ये चीज़ हमने समझने की कोशिश करनी है। कई बार ये पोजीशन होती है कि कंसल्टेंट जो है पहले चीज़ें बताते नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं, उसकी गारंटियाँ उसने बहुत ज़्यादा दे रखी होती हैं, पर जब लास्ट में क्या पोजीशन होती है कि वीज़ा नहीं आता हमारा। विश्वास नहीं करना कंसल्टेंट पे, टोटली उससे डिटेल लेनी है भी कैसे कैसे खर्च होंगे, और कोई बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो चीज़ें पहले पूछनी है कई बार। और फीस आपकी कैसे जाएगी इस चीज़ पे ध्यान रखना। गूगल पे रेट क्या रहा है इंटरनेट पे डॉलर का, जिस डॉलर के अंदर अपनी फीस ट्रांसफर कर रहे हैं। एम्बेसी फीस अकाउंट में नहीं डालनी कंसल्टेंट के, वो सीधी आपने एम्बेसी के अकाउंट में कटवानी है, अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कटवानी है आपने। कोई ऑफर लेटर के पैसे जा रहे हैं, अपने कार्ड से पैसे कटवाने हैं। कंसल्टेंट कई बार पैसे लग नहीं रहे होते, कंसल्टेंट आपसे पैसे ले लेता है। आपकी फाइल लगी आज से 2 महीने के बाद, आपसे एम्बेसी फीस मैंने आज कटवा दी, आप ले ली अपने खाते अकाउंट के अंदर। फिर हम इधर उधर से पूछेंगे एजेंट से अलग अलग से कि सर मैनू दसो मेरी फाइल लगी कि नहीं लगी। जब आपके पैसे आपकी सीधे एम्बेसी के अंदर गए हैं तो आपको पता लग जाएगा यार मेरी फाइल लगी है। ऑफर लेटर के पैसे अगर जा रहे हैं तो सीधे जा रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी के अकाउंट के अंदर, तो आपको पता लगेगा यार वही पैसे लग रहे हैं वहाँ पे, जेन्युइन लग रहे हैं पैसे। पर अगर आपने कंसल्टेंट के अकाउंट में डाल दिए तो वो हेरा फेरी भी हो सकती है। पूरी डिटेल में एप्लीकेशन करनी है, समझदार बनना है हमने ये नहीं है कि हम मतलब हमारा कोई किसी मामा चाचे के कहने पे हम किसी कंसल्टेंट पे चले गए और वो हमने विश्वास कर लिया बहुत ज़्यादा। किसी पे विश्वास नहीं करना अपनी फाइल को लेके। आपको ये सोचना है मैंने आंखें खोल के रखनी है। ऑनलाइन आजकल सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है, तो फिर 100% आपका वीज़ा आएगा। नमस्कार।